मेहमानों को शामिल करते हैं, स्वागत करते हुए प्रताप राव साहब बीजेपी से हैं, प्रताप जी आपका स्वागत है। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हैं, राजेंद्र जी आपका स्वागत है। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार निरंजन जी, मैं आपसे ही चर्चा की आज शुरुआत करूंगा। उपचुनाव से पहले से ही मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा चल रही थी। अब तो उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन चुनावों के गुड परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस के आधार पर और जरूरत के हिसाब से और अपनी टीम, क्योंकि अगर आपने 7 में से 5 सीटें जिताई हैं, अपनी टीम आप किसको चुनना चाहते हैं, इस लिहाज से क्या संभव है, अपेक्षित है आगे आने वाले समय में राजस्थान कैबिनेट में, राजस्थान सरकार की कैबिनेट में फेरबदल विस्तार? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जैसे मैं आपको परसों भी कह रहा था कि देखिए केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 सीटें जीती है। महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 कौन सी सीटें जीती है। जो सीटें, चाहे इसके अंदर आप खींवसर की बात करें, चाहे झुंझुनू की बात करें, चाहे रामगढ़ की बात करें, ये ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का किला माना जाता था। और उस किले को जिस तरीके से मुख्यमंत्री, यानी कि मैंने परसों भी आपको बोला था कि मदन और भजन की जोड़ी ने जिस तरीके से इस किले को साधा है, या यूं कहें कि इसको दहाया है, निश्चित रूप से ये प्रशंसा के पात्र है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये केवल आप काम के आधार पे सोचें कि काम के आधार पे चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ पे देखिए राजनीतिक जो चतुराई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो भजन लाल जी ने जो की है, मुख्यमंत्री ने की है, निश्चित रूप से मैं उस चीज को बहुत ज्यादा प्रभावित नजरों से उसको देख रहा हूं। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात एक और बता रहा हूं मैं रविंद्र जी, कि आज की तारीख में चुनाव परिणाम आने के बाद में, परसों के बाद में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजन लाल जी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को फोन करके उनको धन्यवाद दे रहे हैं, या उनका अभिनंदन कर रहे हैं, या उनका जिस तरीके से उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ये मुझे राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता मदन राठौड़ और भजन लाल की इस जोड़ी को कई लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से 5 सीटें मिली हैं। मदन राठौड़ भी क्या अपनी टीम को अब आगे चलकर संगठन को तैयार कर सकते हैं और उसमें अपनी पसंद के कार्यकर्ताओं को तरजीह दे सकते हैं बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए आगे? निश्चित रूप से रविंद्र जी, देखिए जब कोई परिणाम होता है तो उसके अंदर उसके बाद में उनके पंख भी खोले जाते हैं और उनके हाथ भी खोले जाते हैं। जिस तरीके से भजन लाल जी के ऊपर कहा जाता था कि ये पर्ची वाली सरकार है, अब उन्होंने अपनी चतुराई से या यूं कहीं कि जिस तरीके से उन्होंने ये सीटें साधी है, इसके अंदर निश्चित रूप से उन्होंने अपनी राजनीतिक चतुराई, या यूं कहीं कि राजनीतिक परिपक्वता का एक इन्होंने परिचय दिया है। तो केंद्र भी कहीं ना कहीं इनके पंख और इनके हाथ दोनों चीजें खोलेगा। और जो राजस्थान के अंदर आगे जो भी फैसले होंगे, चाहे सरकार में बढ़ोतरी हो, चाहे संगठन के अंदर बढ़ोतरी हो, या यूं कहें कि संगठन में फेरबदल हो, इसके अंदर अब मदन और भजन की जोड़ी का निश्चित रूप से इसके अंदर बोलबाला रहेगा। मैं आ रहा हूं निरंजन जी, कांग्रेस ने किस हद तक इन मुद्दों को लोगों के बीच ले जाकर कामयाबी पाई, या सही से मैसेज नहीं जा पाया, और आगे चलकर अब कांग्रेस कैसे विपक्षी भूमिका निभाता हो आपको नजर आया? निरंजन जी प्लीज। देखिए रविंद्र जी, मैं इस चीज को 2 बिंदुओं में आता हूँ। पहली बात तो जिस तरीके से राजेंद्र जी कह रहे थे, मेरे को सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये सही कह रहे हैं तो इनको ये चीज सोचना चाहिए कि इतनी नाकामियां होने के बाद में चुनाव कैसे जीत रहे। तो कहने का तात्पर्य इसके लिए तो इनको स्वयं को शर्मिंदा होना चाहिए कि भाई हम इतनी नाकामी हो गई और इतना सारा सरकार बेकार है, या यूं कहें सरकार अयोग्य है, उसके बावजूद अगर ये असफल हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब कांग्रेस को आत्ममूल्यांकन करने की ज्यादा आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए रविंद्र जी, कौन कैसा काम कर रहा है, ये चीजें तो जब परीक्षा परिणाम आते हैं तो अब आप ये कहें कि वो तो कम पढ़ा, मैं ज्यादा पढ़ा, मुझे नंबर कम आए। आप कितना पढ़े, कितना अच्छा आप पढ़ते हैं, कितना आप उसको गुनते हैं, कितना आप उसको याद करते हैं, ये तो परीक्षा परिणाम जब आता है और उसके अंदर जो आपके परसेंटेज ऑफ नंबर आते हैं उसी से मूल्यांकन होता है ना, कि कौन बच्चा ज्यादा मेधावी है, कौन बच्चा पिछड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें कांग्रेस को समझनी चाहिए। यहाँ पे रही बात चीखने और चिल्लानों से, रविंद्र जी मुझे नहीं लगता कोई चुनाव जीते जाते होंगे, या इन टीवी डिबेट से कोई आदमी ये सोचे कि मैं जनता को प्रभावित कर दूंगा, क्योंकि जनता अपना मूल्यांकन निश्चित रूप से करती है। और जिस तरीके से आप और आपका चैनल निर्भीक और निष्पक्ष रूप से सारी पक्ष और विपक्ष की सारी खबरें दिखाता है, उसी से जनता सारी मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये थी कि जिस तरीके से अब मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार की गालियां बननी चाहिए। क्या
निरंजन जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। बजा दीजिए। किस लिए? अब ऐसा निरंजन जी के लिए किस लिए बजाइए किस लिए? अरे बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। करता है ना, चल रही है। निरंजन जी से देख लेता हूं। निरंजन जी भाई, क्या पता मिथिलेश जी को ना पता चला हो, हमें ना पता चला हो, कोई एक ऐसी तस्वीर सामने आई हो, नतीजे आने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हो, उनका जो है हालचाल जाना हो, ढांढस बंधाया हो। निरंजन जी, रविंद्र जी, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, 1987-88 से मैं राजनीति देख भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ और उसको ऊपर बोल भी रहा हूँ। मैंने पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा है जो चुनाव परिणाम आने के बाद में गांव देहात के अंतिम कार्यकर्ताओं को फोन करके अभिनंदन कर रहा है, उनका उत्साहवर्धन कर रहा है। देखिए, वैसे आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो,